Good morning to all of you in today's lecture of total reflux and total product mode in distillations. अगर आपके पास में क्लोज बॉइलिंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं और आपको उनको एक दूसरे से सेपरेट आउट करना है वाया डिस्टिलेशन, तो टोटल रिफ्लक्स टोटल प्रोडक्ट मोड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में आज के लेक्चर में बताऊँगा। मेरा जो लेक्चर है उसके PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बैच डिस्टिलेशंस में। बैच डिस्टिलेशंस के केस में एक फिक्स क्वांटिटी का मटेरियल एक आपका केटल में ले लिया जाता है। आफ्टर दैट उसको बॉयल ऑफ करते हैं, उसको गर्म करते हैं और वो डिपेंडिंग अपॉन उसमें मान लीजिए आपके दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस वो दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से बेसिकली सेपरेट आउट हो जाते हैं। डिस्टिलेशन का बेसिक फंडा है, जब भी आप मटेरियल को हीट करोगे तो वेपर फॉर्म में आपका जो लो बॉइलिंग कंपोनेंट है वो ज़्यादा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू हाई बॉइलिंग कंपोनेंट। मीन्स वेपर फेज में आपका लो बॉइलिंग कंपोनेंट ज़्यादा एनरिच होगा और हाई बॉइलिंग कंपोनेंट कम एनरिच होगा। इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके हम दोनों मटेरियल्स को एक दूसरे से बेसिकली सेपरेट आउट करते हैं। कॉन्टिन्यूस डिस्टिलेशंस थोड़ा अलग होता है, उसकी मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। बैच डिस्टिलेशंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिकॉज उनको छोटी छोटी क्वांटिटीज़ आपको लेके उनको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बैच डिस्टिलेशन के अगर बेसिक सेटअप की बात करते हैं तो ये देखिए, ये यहाँ पे केटल है, केटल के ऊपर एक कॉलम लगा हुआ है। आफ्टर दैट यहाँ से ये टॉप में आपके वेपर्स उठ के गए, यहाँ पे ये कंडेंसर है, कंडेंसर से कुछ मटेरियल आपका टावर में बैक जा रहा है और कुछ आपका कलेक्शन रिसीवर्स में आप बेसिकली मटेरियल कलेक्ट कर लेते हो। अब अगर हम मोड ऑफ ऑपरेशंस की बात करते हैं तो डिस्टिलेशन टावर्स बेसिकली बैच डिस्टिलेशन दो तरीके से ऑपरेट होते हैं, एटमॉस्फेरिक और वैक्यूम। अभी काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि वैक्यूम क्यों लगाते हैं, तो याद रखिएगा कि वैक्यूम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज, बिकॉज कोई भी जो मटेरियल होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पर लगने वाले प्रेशर के। मीन्स अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा और अगर आप प्रेशर रिड्यूस करोगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होता चला जाएगा। मान लीजिए कोई मटेरियल ऐसा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 220 डिग्री, अगर आपको उसको बॉयल करना है तो आपके पास में ऑप्शन होता है हॉट ऑयल। बट अगर आप वहीं पे वैक्यूम अप्लाई कर देते हो और वो बॉइलिंग पॉइंट आपका ड्रॉप होकर 80 डिग्री आ जाता है, इन दैट केस आप उसको नॉर्मल स्टीम से भी वही बॉयल ऑफ कर सकते हो। अब ये वैक्यूम मतलब बनाते कैसे, कुछ लोगों के मन में ऐसा डाउट रहता है। इसके लिए हमारे पास में डिवाइसेस अवेलेबल रहते हैं, लाइक इजेक्टर्स हो गया, वैक्यूम पंप्स हो गया, इनका बेसिकली यही काम रहता है, ये हमको वैक्यूम बना के देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो याद रखिएगा इसके कुछ मेजर एडवांटेजेस होते हैं। लाइक वैक्यूम लगाने की वजह से हमारी पावर सेविंग होती है, हमारी यूटिलिटी सेविंग होती है। अब यूटिलिटी सेविंग कैसे हुई, पहले आपको यूटिलिटी देनी थी 240 डिग्री तक टेम्परेचर लेके जाने के लिए, बट अब आप दे रहे हैं ओनली 80 डिग्री तक। मीन्स आपकी जो लगने वाली एनर्जी है वो एनर्जी आपकी कम हो गई। एंड काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर पे डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ये क्या करता है कि वैसे डिकम्पोजिशंस को भी हम विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम बचा सकते हैं, और जो हाई बॉयलर फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी कम हो जाता है वैक्यूम अप्लाई करने की वजह से। अब बात करते हैं रिफ्लक्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये देखिए, ये कंडेंसर से मटेरियल कुछ वापस जा रहा है, कुछ यहाँ कलेक्शन में आ रहा है, तो ये जो मटेरियल वापस जा रहा है ये होता है आपका रिफ्लक्स। डिस्टिलेशन टावर के केस में इसको हम रिफ्लक्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रिफ्लक्स रेशियो की। जो टॉप से कंडेंसर से मटेरियल कंडेंस होके आया, इसमें कुछ मटेरियल डिस्टिलेशन टावर में बैठ गया और कुछ आपने कलेक्शन निकाल लिया, तो ये जो रेशियो होता है, जो आपका डिस्टिलेशन टावर के अंदर जा रहा है उसको मैं L से डिनोट कर रहा हूँ और जो कलेक्शन निकाल रहे हैं उसको मैं D से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये जो रेशियो होता है L/D का, ये होता है आपका बेसिकली रिफ्लक्स रेशियो इन केस ऑफ डिस्टिलेशंस। अब यहाँ पे बेसिकली दो तरीके के सिनेरियोज पॉसिबल होते हैं जो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ विदाउट गोइंग इन डिटेल। मैंने बात कर रहा था टोटल रिफ्लक्स टोटल प्रोडक्ट मोड की।
जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, टोटल रिफ्लक्स के केस में आपका जो भी डिस्टिलेशन टावर से वेपर्स उठ रहे होंगे वो कंडेंसर से कंडेंस्ड होने के बाद में दोबारा टावर के अंदर ही आ जाएंगे, आप किसी भी तरीके का उसमें कलेक्शन नहीं लोगे। और जो टोटल प्रोडक्ट का मोड होता है उसके केस में जो भी वेपर्स हैं वो आप पूरे के पूरे कलेक्शन में निकाल दोगे, आप किसी भी तरीके का टावर के अंदर रिफ्लक्स नहीं डालोगे। तो ये दो तरीके के मोड्स हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। अब इनका इंपॉर्टेंस मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। बेनिफिट्स, अगर आप रिफ्लक्स की बात करते हैं तो जितना ज़्यादा आप रिफ्लक्स इंक्रीज करते चले जाते हो उतना आपकी जो थ्योरेटिकल प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर पर्टिकुलर सेपरेशन वो आपकी डिक्रीज होती चली जाती है। और ये एज अ कूलिंग मीडिया भी काम करता है, जो भी वेपर्स ऊपर की तरफ उठ रहे होते हैं, और इससे डिस्टिलेशन टावर की जो एफिशिएंसी है वो भी आपकी इंक्रीज होती है। अब टोटल रिफ्लक्स टोटल प्रोडक्ट डिस्टिलेशन सेटअप थोड़ा गहराई से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको कोई दो क्लोज बॉइलिंग कंपोनेंट्स देता हूँ, एक का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है, एक का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 85 डिग्री है। अगर आप इसको नॉर्मल बैच डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे तो आपको आइदर ये सेपरेशन मिलेगा ही नहीं बिकॉज इनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी क्लोज है, या फिर आपको जो पासिंग क्वांटिटीज मिलेंगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा कम मिलेंगी। इन दैट केस आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले तो ये पता होनी चाहिए कि ये दोनों कंपोनेंट्स जो आपको सेपरेट करना है ये एक दूसरे के साथ में एजियोटॉप तो नहीं फॉर्म कर रहे हैं। एजियोटॉप बेसिकली वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम कांस्टेंट बॉइलिंग कंपोनेंट्स के भी नाम से जानते हैं। मींस चाहे वो लिक्विड फेज में हो, चाहे आप उसको गर्म करके वेपर फेज में लेके जाओ, उनके जो मिक्सचर का कंपोजिशन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, इसीलिए हम इनको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं टोटल रिफ्लक्स टोटल प्रोडक्ट मोड। मान लीजिए इस केटल में मैंने 5 केल मटेरियल लिया, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट है 80, एक का बॉइलिंग पॉइंट है 85 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये दोनों आप एक दूसरे के साथ में कोई भी एजियोटॉप नहीं बना रहे हैं, आपको इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट आउट करना है। अब होगा क्या, जैसे ही आप इसको गर्म करोगे तो लो बॉइलिंग कंपोनेंट हमेशा पहले इवेपोरेट होगा और वेपर फेज में उसका कंपोजिशन ज़्यादा होगा। स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, आप अपने टावर को एक फिक्स तरीके से ऑपरेट कीजिए। लाइक 1 घंटा आप अपने टावर को टोटल रिफ्लक्स में रखिए और फिर 15 to 20 मिनट्स का आप कलेक्शन निकालिए। अब होगा क्या, जब आप अपने टावर को टोटल रिफ्लक्स मोड में रखोगे तो जो भी लो बॉइलिंग कंपोनेंट है, लाइक आपके केस में 80 डिग्री वाला लो बॉइलिंग है, तो क्या होगा वो 80 डिग्री वाला कंपोनेंट टॉप पे बेसिकली एनरिच होने लग जाएगा और जो हाई बॉइलिंग कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ रहेगा। जैसे ही आप 1 घंटे तक मींस 1 घंटे तक आपका लो बॉइलिंग टावर में एनरिच होता रहा और हाई बॉइलिंग आपका नीचे रहा, जैसे ही आपने 15 मिनट का कलेक्शन निकाला तो जो लो बॉइलिंग है वो आपका एक झटके में बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये एक्टिविटी आपको कम से कम रिपीट करना है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके में कंपोजिशंस कैसे हैं। इस एक्टिविटी को आप कम से कम 10 से 15 घंटे तक आप रिपीट कीजिए बिकॉज आपके जो मटेरियल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से काफ़ी क्लोज है। आप 1 घंटा रिफ्लक्स, देन 15 मिनट्स कलेक्शन, देन अगेन 1 आवर रिफ्लक्स, देन अगेन 15 मिनट्स कलेक्शन। इस एक्टिविटी को आप काफ़ी टाइम तक रिपीट कीजिए। उसके बाद में होगा क्या कि आपका जो लो बॉइलिंग कंपोनेंट है वो आपके टावर से मीन्स आपके केटल से बिल्कुल कम हो जाएगा और खाली उसमें हाई बॉइलिंग बचेगा। फिर आप जब कॉन्टिन्यूस विड्रॉ चालू कर दीजिए उसके बाद में, मीन्स डिपेंड करता है आपका कंपोजिशन कैसा है, आपको उसके हिसाब से ये पीरियड डिसाइड करना है कि आपको 8 घंटा ऐसा करना है, 10 घंटा करना है या 15 घंटा करना है। आप ये अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। जब आप इस तरीके से ऑपरेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो आउटपुट की क्वांटिटीज है, मीन्स जो पासिंग कट्स आपको मिल रहे थे वो कट्स आपके ड्रेस्टिक वे में इंक्रीज होंगे, प्लस ये जो सेपरेशंस आपको पहले बिल्कुल नेग्लिजिबल मिल रहे थे या मिल ही नहीं रहे थे वो सेपरेशंस आपको काफ़ी इफेक्टिव वे में यहाँ पे मिलने लग जाएंगे। तो ये जो ट्रिक है ये क्लोज बॉइलिंग कंपोनेंट्स के केस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, इवन 8 to 10 टाइम्स मैंने खुद ये टेक्निक यूज़ की है। सो इस टेक्निक का यूज़ कीजिए और क्लोज बॉइलिंग कंपोनेंट्स को एक दूसरे से बेसिकली सेपरेट आउट कीजिए। होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।